नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एससीईआरटी भूगोल की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए कक्षा 6 भूगोल एससीईआरटी से अध्याय 3 लेके आए हैं, पृथ्वी के परिमंडल। और इस क्लास में हम आपके सामने बीपीएससी टीआरई पीआईक्यूज को भी डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। साथ में अन्य प्रश्नों को भी रखा जाएगा और एससीईआरटी का सारांश, इन चीज़ों को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट भी कर सकते हैं। टॉपिक पे आते हैं, पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी के परिमंडल में सबसे पहले हम जलमंडल की बात करते हैं। तो जलमंडल के अंतर्गत तालाब, झील, सागर, महासागर इत्यादि जो है आते हैं। और इनकी अगर हम बात करें, पृथ्वी का जो संपूर्ण भाग है उसका 71% भाग जो है, लगभग 71% भाग जलमंडल के अंतर्गत आता है। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जलमंडल के अंतर्गत या जल पृथ्वी पर जो है कितना प्रतिशत भाग को घेरे हुए है। तो लगभग 71% भाग को जलमंडल या जल घेरे हुए है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगर हम इस मैप को देखें तो यहाँ पर आप भूमध्य रेखा देख पा रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने भूमध्य रेखा के बारे में बात किया था। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश होता है। और आपसे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से महाद्वीप से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से भी होकर गुजरती है। इसके अलावा जो दक्षिण पूर्व एशिया का जो पार्ट है वहाँ से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा गुजरती है। और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की बात करें तो जो 0 डिग्री अक्षांश होता है उत्तरी अमेरिका से नहीं पास होता, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूरोप से नहीं पास होता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से भी ये पास नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको एक फैक्ट और भी ध्यान रखना है कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं जो हैं एक महाद्वीप को, केवल एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जिससे होकर कर्क रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है, इसके अलावा मकर रेखा भी गुजरती है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा होकर गुजरती है। और दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो भूमध्य रेखा तो गुजरती है, साथ में मकर रेखा भी गुजरती है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बताया गया है कि 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा पे थे। तो आपको पता है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा जी हैं। और बात करें अंतरिक्ष की तो वास्तव में अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वी के परिमंडल में जलमंडल के बाद स्थल मंडल के बारे में बताया गया, इसको देख लेते हैं। तो पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित होते हैं उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। और यहाँ पे फिर एक टॉपिक आता है आपका स्थल जल संधि, और इसके अलावा आता है जल संधि जिसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, स्थल संधि होता है और जल संधि या जल डमरू मध्य भी होता है। तो यहाँ पर आपको जल संधि के बारे में बताया गया है। जल संधि क्या होता है? तो पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। तो जल संधि जिसको स्ट्रेट भी इंग्लिश में बोलते हैं। और यहाँ जो क्या होता है जल संधि, तो पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्र या महासागरों को आपस में जोड़ता है। अब यहाँ पर बात करें तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की बात करें तो यहाँ पर बीच में पनामा नहर को बनाया गया है, पनामा नहर को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार आपसे पूछा जाता है। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने के लिए पनामा नहर को बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा। और पनामा नहर को बनाया कैसे गया है? तो स्थल का जो भाग था उसको कट किया गया है, काटा गया है। तो ये एक हिसाब से स्थल संधि का उदाहरण था, स्थल संधि का उदाहरण था। और स्थल संधि में क्या करते हैं, स्थल को काट देते हैं जिससे 2 जो जल राशियां हैं वो जुड़ जाएं आपस में। जैसे यहाँ पे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ा गया है। तो पनामा नहर जो है स्थल संधि का उदाहरण है जो यहाँ पे बताया गया है। और पनामा नहर के माध्यम से प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
और जल डमरू मत या जल संधि के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से भी डिस्कस करेंगे। अंत तक देखिएगा, क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब यहाँ पर आपको पाक जल संधि का उदाहरण दिया गया है। तो पाक जल संधि आपसे पूछा गया है कई बार परीक्षा में कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करता है। तो बात करें पाक जल संधि की, तो पाक जल संधि जो है, ध्यान रखिएगा कि पाक जल संधि किसको किसको अलग करता है। तो पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। और पाक जल संधि किसको जोड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है जो है हिंद महासागर से। बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है पाक जल संधि, या फिर अरब सागर भी कहते हैं, लेकिन अरब सागर का पोर्शन इतना ही माना जाता है। और कुल मिला के जो ये वाला पोर्शन है हिंद महासागर में आता है। तो पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है किससे, हिंद महासागर से, इंडियन ओशियन से। और किसको अलग करता है, तो तमिलनाडु राज्य को अलग करता है जाफना से। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के जाफना राज्य से अलग करता है, जो यहाँ उत्तर में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद तीसरा जो परिमंडल है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं, जलमंडल हमने देख लिया, स्थल मंडल देख लिया, अब वायुमंडल को देखते हैं। तो जलमंडल और स्थल मंडल के चारों ओर जो हवा है जो कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की बात करें तो गैसों का मिश्रण होता है। वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक भाग नाइट्रोजन गैस का है। और नाइट्रोजन गैस की अगर हम बात करें तो 3/4 से अधिक का मतलब हो गया 75% से ज़्यादा। और 75% से ज़्यादा। और आपको वैसे भी पता है, बाई फैक्ट भी पता है कि नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है 78% है नंबर 1 पर। नंबर 2 पर ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21% है। तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो आर्गन है, AR जिसको डिनोट करते हैं, 0.93। और चौथे नंबर पर है CO2। तो ये 4 आपको क्रम याद रखने हैं। नंबर 1 पर N2 है नाइट्रोजन गैस, दूसरे पे ऑक्सीजन गैस, तीसरे पे आर्गन है, चौथे पे है CO2। CO2 की मात्रा आप जानते हैं 0.04। 0.03 भी पहले का जो डाटा है वो लिखा जाता है, आज के डेट में 0.04 CO2 का मात्रा है। तो CO2 का मात्रा, ये 4 क्रम में आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा जलवाष्प भी मौजूद रहता है हवा में। अब बात करते हैं, वायुमंडल में विभिन्न परतें पाई जाती हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। हर बार परीक्षा में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आगे प्रश्नों में भी देखेंगे, पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करें क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल जो है ये सबसे निचला मंडल होता है। और पृथ्वी की सतह से, ध्यान रखिएगा, बात करें पृथ्वी की सतह से तो इसकी जो ऊंचाई होती है, ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें ध्रुव की, पोल्स की बात करें तो ध्रुव पे 8 किलोमीटर ऊंचाई होती है। और इक्वेटर पे बात करें तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वह होती है 18 किलोमीटर। और इस प्रकार जो कुल औसत ऊंचाई हो जाती है क्षोभ मंडल की, 18 + 8 कर दीजिए 26 हो जाएगा, 26 को 2 से डिवाइड कर दीजिए यानी कि 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई मानी जाती है क्षोभ मंडल की, 8 किलोमीटर ध्रुव पर और 18 किलोमीटर इक्वेटर पर। यह आपको क्लियर रहना चाहिए। और 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की। अब बात करें क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल वह मंडल है जिसमें सामान्य मौसमी घटनाएं होती हैं। बादल यहाँ पे आप देख सकते हैं, बादल वगैरह इसी मंडल में बनते हैं। प्रदूषण जिससे हम प्रभावित होते हैं वह भी जो है इसी क्षोभ मंडल में बनता है, जिससे मानवीय प्रदूषण जिसको बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है समताप मंडल। तो समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल होता है। और समताप मंडल में ही ओजोन मंडल पाया जाता है। ओजोन मंडल या ओजोन गैस की परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। इसके अलावा समताप मंडल जो है इसमें काफ़ी शांत मंडल होता है, काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है। इस वजह से इसमें जेटयान या वायुयान उड़ने के लिए आदर्श मंडल समताप मंडल है, ये आपको ध्यान रखना है। 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक समताप मंडल पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो मध्य मंडल आता है। मध्य मंडल की बात करें तो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में मध्य मंडल पाया जाता है। और मध्य मंडल वह मंडल होता है जिसमें उल्का पिंड आके जल जाते हैं। तो उल्का पिंड आके किस मंडल में जलते हैं, तो ध्यान रखिएगा मध्य मंडल। फिर अगला मंडल है आयन मंडल। और आयन मंडल की बात करें तो आयन मंडल में रेडियो संचार के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो रेडियो संचार के लिए आयन मंडल का प्रयोग करते हैं। 80 से 400 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है ये।
फिर आगे बढ़ते हैं तो सबसे आखिरी मंडल आता है जिसको हम बहिर्मंडल बोलते हैं, जहाँ पे अंतरिक्ष से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें तैरती रहती हैं। और यहाँ पर जो बहिर्मंडल होता है, कृत्रिम उपग्रह को यहाँ पर स्थापित किया जाता है। तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, कृत्रिम उपग्रह होते हैं, बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। ये पॉइंट्स आपको वायुमंडल से रिलेटेड ध्यान रखना था। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जैवमंडल किसको कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर जहाँ पर तीनों मंडल आपस में पाए जाते हैं वहीं पर जीवन पनपता है और यह जगह सीमित होती है और इसी को हम जैवमंडल बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैवमंडल के लिए स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों मंडल होने चाहिए और तीनों मंडल जहाँ पे पाए जाते हैं वहीं पे जीवन होता है जैसे पृथ्वी पर, और यह जगह सीमित है और इसे ही जैवमंडल कहते हैं। और अगर हम मैप बैंड डायग्राम के माध्यम से जैवमंडल को बताएं तो कुछ इस तरीके से आपको बता सकते हैं। ये आपका जलमंडल हो गया, ये आपका वायुमंडल हो गया और यह आपका जो है स्थल मंडल हो गया। तीन प्रकार के मंडल हो गए और तीनों जहाँ पे पाए जाएंगे इस वाले भाग को, इसी को हम कह सकते हैं जैवमंडल। तो जैवमंडल ध्यान रखिएगा, जैवमंडल में स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों पाए जाते हैं और यहीं पे जीवन संभव है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अलग से कोई मंडल स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं होता है, तीनों मंडल आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं। अब आते हैं प्रश्न पर। जीवन पनपता है तो जीवन कहाँ पर संभव है, तो केवल जैवमंडल पर है। स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, तीनों एक दूसरे पर जब निर्भर होते हैं, तीनों जब एक दूसरे में आके मिलते हैं तो वहाँ जैवमंडल का निर्माण होता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा थे। फिर जल डमरू मध्य जोड़ता है, तो जल डमरू मध्य की बात करें तो दो बड़े जल भागों को जोड़ता है। अभी हम प्रश्नों में कई जल संधियों के बारे में देखेंगे, जल डमरू मध्य के बारे में देखेंगे। समताप मंडल कहाँ पर होता है, तो समताप मंडल की बात करें तो आसान विकल्प है आपके पास, तो वायुमंडल में पाया जाता है और वायुमंडल में समताप मंडल पाया जाता है और समताप मंडल में ही आपका ओजोन गैस की परत पाई जाती है, वायुयान वगैरह इसी में उड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्नों पर आते हैं। इस पाठ पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपसे बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है, 8 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। तो बात करें क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है पोल्स पर, ध्रुव पर होती है, 8 किलोमीटर, 18 किलोमीटर होती है भूमध्य रेखा पर। सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो सर्वाधिक ऊंचाई क्षोभ मंडल की होती है भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और सबसे कम ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की ध्रुव पर। और ध्रुव की बात करें, पोल्स की बात करें तो वहाँ पर 8 किलोमीटर होती है। और इस प्रकार जब हम कभी भी किसी चीज़ का औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो 8 + 18 दोनों जो संख्या है उसी को करके हम, चूँकि दो संख्या है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 18 26 हो जाएगा, 26/2 यानी कि 13 किलोमीटर। तो कुल मिला के 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई मानी जाती है क्षोभ मंडल की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मौसम की महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण वायुमंडल की किस परत में घटित होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो मौसम की महत्वपूर्ण घटनाएं वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण वायुमंडल की क्षोभ मंडल में घटित होते हैं। क्षोभ मंडल इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण मंडल माना जाता है। और आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कर दिया करें और थोड़ा हमें भी मनोबल मिलता है जब आप ऐसा करते हैं और आप लोगों के सहयोग से ही चैनल आगे चल सकता है। और व्यूज़ की बात करें तो व्यूज़ से हमें उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी जितने भी लोग क्लास को देखते हैं, लाइक शेयर कमेंट अगर आप लोग करते हैं, क्लास आपको जैसी भी लगे तो अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, समताप मंडल से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। तो बात करें समताप मंडल की, तो यह परत बादलों और मौसमी घटनाओं से लगभग मुक्त है। हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श मंडल है। ओजोन गैस की परत इसी मंडल में पाई जाती है। तो आपको जो है ये दोनों पॉइंट्स तो पता है कि समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श मंडल होता है, यानी एरोप्लेन्स यहीं पे उड़ते हैं, वायुयान यहीं पे उड़ते हैं। ओजोन गैस की परत भी इसी मंडल में पाई जाती है। और बात करें तो यह परत जो है बादलों और मौसमी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है।
और इसीलिए जो है हवाई जहाज़ उड़ सकता है यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहता है हवाई जहाज़ को उड़ने के लिए, बादल और मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, तो इसलिए हवाई जहाज़ उड़ने के लिए आदर्श मंडल होता है। तो यहाँ पर आपका सभी विकल्प सही हैं, तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो मध्य मंडल। तो आंसर आपका है मध्य मंडल, मध्य मंडल मीजोस्फीयर। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल होता है, -80 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर तापमान यहाँ पर चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ठंडा मंडल कौन सा होता है? तो मध्य मंडल, और यहीं पर उल्कापिंड आकर जल जाते हैं। रेडियो संचार के लिए किस वायुमंडलीय परत का उपयोग होता है? रेडियो संचार के लिए बात करें तो आयन मंडल का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, आयन मंडल, आयनोस्फीयर वायुमंडलीय परत का उपयोग होता है रेडियो संचार के लिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस मंडल में कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? तो कृत्रिम उपग्रह सबसे बाहरी मंडल में यानी कि बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो विकल्प है अटलांटिक और भूमध्य सागर, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर, अटलांटिक एवं उत्तरी सागर। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि पनामा नहर जो होती है वह प्रशांत महासागर को एक तरफ से, दूसरी तरफ से अटलांटिक महासागर, इन दोनों महासागरों को आपस में जोड़ती है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब प्रश्न आपका बनता है कि अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो है जल संधि को हम क्या कहते हैं? तो अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि को हम जिब्राल्टर जल संधि बोलते हैं। लिख लीजिएगा, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर ये टा है, तो जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ती है? अटलांटिक और भूमध्य सागर को। इसके अलावा अटलांटिक और उत्तरी सागर को कौन जोड़ता है? तो अटलांटिक और उत्तरी सागर की बात करें तो इंग्लिश चैनल, ध्यान रखिएगा ये भी जल संधि है, नाम ही इसका ऐसा है, इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल अटलांटिक और उत्तरी सागर को जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला स्वेज नहर है। स्वेज नहर के बारे में आगे देखेंगे। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। देखिए प्रश्न भी आ गया, स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को उत्तर से, और दक्षिण में बात करें तो लाल सागर, भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। और अगर हम आपसे प्रश्न पूछ लें लाल सागर और अरब सागर को कौन जोड़ता है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, लाल सागर और अरब सागर को जोड़ने के लिए जो जल संधि है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब थोड़ा अजीब सा नाम है अरबी में। तो बाब अल मंडेब जल संधि होती है जो लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं, और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बारे में हमने बात किया कि जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो आसान प्रश्न है, भारत और श्रीलंका। और अभी हम मैप में एक बार देख लेंगे सभी जल संधियों को। फिर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो आपसे पूछा है नहीं गुजरती है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं गुजरती है, यूरोप से भी नहीं गुजरती है। तो तीनों ही विकल्प यहाँ पे हैं आपके, जहाँ से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश नहीं गुजरता है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। अब आइए मैप के माध्यम से आप लोगों को जो ये महत्वपूर्ण जल संधियाँ उनको हम एक बार फिर से रिपीट करवा दें, रिवाइज करवा दें। यहाँ पर आपने देखा था कि यहाँ पर पनामा नहर था, पनामा नहर, पनामा कैनाल, और पनामा नहर जोड़ता है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली नहर का नाम है पनामा नहर। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो पोर्शन है ये है स्वेज नहर, स्वेज नहर है। और स्वेज नहर की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है ये भूमध्य सागर है, और यहाँ पे जो है लाल सागर है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर, ये भी आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर लाल सागर है और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब। तो बाब अल मंडेब की जो जल संधि है यहाँ पर है, और यह जोड़ता है लाल सागर को अरब सागर से। आगे बढ़ते हैं,
और यहाँ पर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है। तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है जिब्राल्टर। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल किसको जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। यहाँ पर है उत्तरी सी, उत्तरी सागर है, नॉर्थ सी है। तो नॉर्थ सी या उत्तरी सागर से जोड़ता है अटलांटिक महासागर को इंग्लिश चैनल। अब आपका जो आज का क्लास है वह ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। और हम जल्द ही आपका क्लास 6 का जो भूगोल SCERT उसको कंप्लीट कर देंगे। देन इसके बाद 7th पे आएंगे। और साथ में आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का भी SCERT बेस्ड क्लासेस स्टार्ट होंगी कल से। तो SCERT आधारित जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है वो पहली आपकी क्लास आएगी। और क्लास 8 SCERT से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नों के साथ में। जैसे आज के सेशन में हमने आपको प्रश्न कराए हैं, कुछ ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ में हम आपके लिए लेके आएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।